कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज का आज आपका 7वां और आखिरी वीडियो है। अब तक 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और आज के वीडियो में हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा डिस्कस करना है, जैसे कि आपका कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, साथ ही साथ डिफरेंशियलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हम इनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ एक एग्जांपल्स के हेल्प से इनको समझेंगे कि कैसे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है और कैसे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होता है। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पढ़ने से पहले जितने फंक्शन हम पढ़ते हुए आए एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि कैलकुलस में y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। हम कहते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन इस प्रकार से लिखा करते हैं और याद रखना इन फंक्शन को हम नंबर लाइन पर या फिर रियल लाइन पे ऊपर ड्रॉ करते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनको रियल फंक्शन। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने रियल पढ़ा, रियल के बाद हमने एक नई चीज पढ़ना शुरू की थी, वो थी हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन। याद रखना कॉम्प्लेक्स प्लेन को अब आर्गन प्लेन भी कहते हैं। तो ये नेम जो है थोड़ा सा टफ सा लगता है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं किया था, मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन यूज किया था, ठीक है। इसको कहते हैं आर्गन प्लेन, ठीक है। और इसी का एक नाम होता है जेड प्लेन, जो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जहां पर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात की थी। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्लेन कहो, जेड प्लेन कहो, या फिर इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है आर्गन प्लेन, तो या फिर आप उसको आर्गन प्लेन कह दीजिए, एक ही बात है। तो एक्चुअली हमारा जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा वो क्या था कि भाई हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिजाइन किया दो रियल नंबर के एक स्पेशल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ये तो था एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बात अभी खत्म नहीं हुई। अब हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। अब ये क्या चीज है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमारे x और y पहले वेरिएबल हुआ करते थे और उनका एक रिलेशन रहा करता था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर डिजाइन किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करूंगा। वो क्या होगा, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अगर हम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा W मेरा कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा है कि वो फंक्शन है Z का। एक्चुअली अब मेरा जो फंक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन होंगे। Z मेरा एज अ वेरिएबल वर्क करेगा, जैसे Y के लिए X एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा था, वैसे ही W के लिए अब Z एज अ वेरिएबल वर्क करेगा। और याद रखना Z के अंदर इनबिल्ट X और Y होते हैं, ठीक है। जेड के अंदर इनबिल्ट एक्स और वाई होते हैं, ये गजब की चीज होती है। तो हम इसको लिखते हैं कि W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चंस करते टाइम इस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाएगा, तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो मेरा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो मैं उसको W से रिप्रेजेंट करूंगा और W की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है एफ जेड के, दैट इज W इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ठीक है। और एफ जेड की वैल्यू इक्वल होती है U प्लस आई वी के, या फिर मैं कहूं U मेरा क्या होता है, ठीक है। U जो मेरा होता है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, U मेरा x और y का फंक्शन होता है प्लस आई टाइम्स B भी मेरा x और y का फंक्शन होता है। थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि समझने के बाद फिर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी महसूस होगी, ठीक है। तो याद रखना W जो है, W इज इक्वल टू यू प्लस आई भी हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं आप बात करता हूं यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को तो देख लिया, क्या है, W मेरा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एफ जेड मेरा कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो मैं कहता हूँ इसका कंटिन्यूस इसको कब कहूंगा कि मेरा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो कंटिन्यूस कब कहलाएगा। तो कह रहे द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट जेड जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन सुनिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ा करते थे नॉर्मल फंक्शन के लिए कैलकुलस के अंदर, वो हुआ करता था हमारा क्या, कि कोई मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मैंने बोला कि इसको मैं क्या कहूंगा, कंटिन्यूस कहूंगा। तो आप क्या करते थे, आप कहा करते थे पहला कि भाई f0 निकाला, या फिर जो भी आपका पॉइंट था वो निकाला। फिर क्या करते थे, हम LHL निकाला करते थे, फिर RHL निकाला करते थे, और कहते थे क्या, अगर ये सारे आपस में इक्वल है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यही तो कहा करते थे ना। यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें वैसी ही हैं, सेम है। कैसी हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि मेरा फंक्शन एफ जेड है, तो एफ जेड की किसी एक पॉइंट जेड जीरो पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, कोई एक फंक्शन मैंने ले लिया, इस टाइप से कोई एक कर्व है। ठीक है, इसको मैं कहूंगा आर्गन प्लेन, मैंने एक प्लेन बनाया, मैं इसको कहूंगा जेड प्लेन और आर्गन प्लेन। ठीक है, तो कोई एक कर्व ले लो या कोई फंक्शन ले लो आप, इस प्रकार से कोई एक फंक्शन है आपका। याद रखना एक्स और वाई आपके रियल नंबर लाइन पर जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन में जाता है। तो मैं कहता हूं कि मेरा कोई एक पॉइंट इस पर जेड जीरो है, तो एफ जेड जीरो को एग्जिस्ट करना कंपलसरी है। एफ जेड जीरो अगर एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद हम चेक करेंगे, तो मेरी जो लिमिट है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो ऑफ एफ जेड, वो एफ जेड जीरो के इक्वल है या नहीं। जैसे हम क्या करते थे, एफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ जेड, ये मेरा इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इक्वल है, हाँ जी यहाँ पर इक्वल है, तो मैं कह दूंगा क्या, कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, कि भाई आपका जेड जीरो एफ जेड जीरो या फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका, ठीक है, लिमिट है, वो लिमिट भी निकलनी चाहिए, और किस चीज के, एफ जेड जीरो के इक्वल होना चाहिए। और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से समझिए, ये कह रहे हैं फॉर ऑल पाथ जेड टेंस टू जेड जीरो। ये क्या है, एक्चुअली एक बात बताइए, अगर मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, तो दो पॉइंट के बीच जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं। तो उन रास्तों को जाने का जो टाइम है, ये कह रहे हैं कि भाई आप कोई सा भी एज्यूम कर लीजिए, जो रास्ता आप चाहते हैं कोई सा भी लगा लो, लेकिन हर एक रास्ते पे टाइम बराबर लगना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कि आप रास्ता कोई सा ले लो, पाथ आप कोई सा ले लो, लेकिन जो लिमिट है वो लिमिट यूनिक होनी चाहिए। हर एक पाथ पे लिमिट समान आनी चाहिए, और कैसी आनी चाहिए, वैल्यू फंक्शन के बराबर आनी चाहिए। तो मैं कहूंगा क्या, कि मेरा जो फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो मेरा कंटिन्यूस होगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसमें एक डेफिनेशन और रह जाती है, ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा 10 मिनट का। ठीक है, मैं बात करता हूं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, अभी आपने कंटिन्यूटी देखा, उसकी कंडीशंस को देखा। अब मैं बात करता हूं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो क्या होता है। कैन द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड जीरो इफ, एक्चुअली जेड जीरो क्या है, एक नेबरहुड पॉइंट होता है जेड का। जनरली हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गन प्लेन में एक पॉइंट जेड लेके चला करते हैं, जेड जीरो उसका नेबरहुड होता है। अभी मैं आपको इतने मोटे मोटे शब्दों के बीच में डालना नहीं चाह रहा कि नेबरहुड निकालो, उसे सबसेट निकालो, आर्गन प्लेन निकालो, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कंटूर निकालो। इतने भारी भारी शब्द मैं आपको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आप बीएससी नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमने बीएससी में जरूर पढ़ी थी, लेकिन अब आप बीएससी नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं क्या, कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कब होगा वो सुनिए। कह रहे हैं लिमिट, आपको पता होगा डिफरेंशिएबल की कंडीशन क्या हुआ करती थी, जब हम कैलकुलस की बात करते थे, तो हम कहते थे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, या फिर मैं कहूं, हम लोग लिखा करते थे जीरो की जगह हम एच ले लेते हैं, एच, और एच टेंस टू जीरो लिया करते थे, एफ एक्स माइनस एफ एच, ठीक है, और ये क्या करते थे, एक्स माइनस एच।
मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपके इक्वल आ गए तो हम कहा करते थे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बट बात तो वही है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन तो आपकी वही है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरा फंक्शन एक्स का तो रहा नहीं, फंक्शन हो गया जेड का। तो कह रहे हैं क्या, ठीक है, ये कह रहे हैं क्या कि ये वैल्यू जो है, अगर मैं यहां से लिखता हूं एफ डैश जेड, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि भाई आपका डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट कर रहा है। और डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ डैश जेड से, ठीक है। क्या है कि एफ डैश जेड डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी है, लिमिट जेड टेंड टू जेड जीरो एफ जेड माइनस, ठीक है, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, ठीक है। आप चाहो तो इसको मत लिखो, मैं कहूंगा कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एग्जिस्ट करनी चाहिए सिर्फ इतना काफी नहीं है, एग्जिस्ट करनी चाहिए सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसके अलावा एक शर्त और कंप्लीट करना चाहिए। वो शर्त ये है कि दिस लिमिट मस्ट बी यूनिक, ठीक है, लिमिट यूनिक होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, थ्रू ऑल द पाथ जेड टेंड्स टू जेड जीरो, ठीक है। अब मतलब फिर से समझिए कहने का मेरा क्या है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर समझाना चाहता हूं जिससे कि आपको एक छोटा सा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं कहता हूं मेरा एक पॉइंट ये है, मेरा एक पॉइंट ये है, मेरा एक पॉइंट ये है, मैंने बोल दिया ये मेरा पॉइंट जेड है, ये मेरा पॉइंट जेड जीरो है, ठीक है। तो मेरा जेड जेड जीरो की तरफ को आ रहा है। अगर आप चाहो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना चाहते हो तो चलिए ऐसा कर लीजिए कि आप इसको जेड ले लीजिए और इसको जेड जीरो ले लीजिए, बात एक ही है, इधर का उधर कर सकते हो। मैं कहूंगा कि मैं तो भाई ऐसे जाना चाह रहा था, जेड से जेड जीरो, ठीक है, पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। तो कह रहे हैं क्या, सिर्फ इतना काफी नहीं है, आप जेड से जेड जीरो चले गए तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो, ये आपका डेरिवेटिव निकल गया। बोल रहे हैं अब इसकी जो वैल्यू है ना, वो अलग अलग पाथ पे सेम आनी चाहिए। अगर एक पाथ पर भी इसकी वैल्यू अलग आ गई तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं कहूंगा कि भाई मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इस प्रकार से लगाया, एक्स में लिखूंगा एम एक्स, एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। फिर से मैं एक नाम बता दूं, y इज इक्वल टू एम एक्स को एक्चुअली हम रेडियस वेक्टर कहा करते हैं, बताना तो नहीं चाह रहा था इतना भारी नाम, लेकिन आप समझ लीजिएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स को हम रेडियस वेक्टर कहा करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेडियस वेक्टर को सॉल्व करके देखेंगे, क्या मेरे रेडियस वेक्टर के अकॉर्डिंग मेरे अलग अलग पाथ पे, अब अलग अलग पाथ कैसे आएंगे, अरे भाई एम की मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन पुट कर दूं तो मुझे अलग अलग पाथ मिले ना। और अलग अलग पाथ मिलने पर भी अगर मेरा जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो समान आती है, तब मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है जी। नहीं, एक कंडीशन और देखनी होगी कि आपने रेडियस वेक्टर के अलोंग देख लिया पर कर्व के अलोंग अभी तक नहीं देखा, तो मैं रेडियस वेक्टर प्लस कर्व के अलोंग देखूंगा और चेक करूंगा क्या कि हर एक चीज के लिए, चाहे वो रेडियस वेक्टर हो या कर्व हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ रही है, तब मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन फाइनली डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कभी इधर से इधर जाऊंगा, ठीक है। अब ये पॉइंट, ठीक है, सब जेड जीरो पे जाके मिल रहे हैं, ये मेरे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, ये बहुत सारे पाथ हो गए। हर एक पाथ जो है जेड से जेड जीरो की तरफ को जा रहा है, लेकिन पाथ सबके अलग अलग हैं और इनके डेरिवेटिव की वैल्यू एक होनी चाहिए, तो मैं कह दूंगा मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। यूनिक थ्रू ऑल द पाथ जेड टेंड्स टू जेड जीरो का मतलब सिर्फ इतना है कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर डेरिवेटिव की वैल्यू समान है। अभी 15 मिनट के अंदर मैंने आपको कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशियलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझाया। अब मैं एक काम करूंगा, इन दोनों चीजों को एक छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से आपको क्लियर करा दूं, फिर मैं आपका ये वीडियो खत्म कर सकता हूं, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा अपने बीएससी में, तो आपने देखा होगा कि बीएससी थर्ड ईयर में हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके पेपर 2 हुआ करता था। तो उस टाइम पे हमें ये चीज बताई गई थी कि आपके जितने भी आइलेट फंक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके आइलेट फंक्शन होते हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे, वो इनबिल्ट आपके कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम किसी भी क्वेश्चन में आइलेट फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना, यह बात रियल फंक्शन की नहीं चल रही है, यह बात सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की चल रही है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में आप आइलेट फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, आप उनको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज तो आप पहले से जानते होंगे, आइलेट की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है आइलेट फंक्शन क्या होते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिमाइंड करा दूं। आई से मतलब होता है मेरा इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ये आई का मतलब होता है। एल का मतलब होता है मेरे लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है मेरे एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब ये चीज तो पता होगी, आपने कैलकुलस में इसका भर भर के प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको अज्यूम करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग करेंगे ना। जब आपको पार्शियल इंटीग्रल करना होगा तब आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करेंगे, वो भी तो आप आइलेट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। तो ये चीज तो आपको आती होगी, मैं ये बात मान सकता हूं कि आपको ये चीज पहले से आती है। तो अगर पहले से नहीं आती है, इसका मतलब आपने तैयारी अब तक की ही नहीं है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये आइलेट फंक्शंस कहलाते हैं। ये आइलेट फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में या कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रूप में ऑटोमेटिकली ही कंटिन्यूअस होते हैं, सिर्फ डिफरेंशियलिटी प्रूव करने की जरूरत होती है। एक बात और मैं आपको यहां से समझाता चलूं, फिर उसके बाद मैं अपना एक एग्जांपल के हेल्प से आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस ऑलरेडी रहा होगा, ठीक है ना। अगर वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा ही होगा। और अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है, तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा। ये चीज रियल फंक्शन के जैसी ही है, जैसी आपने कैलकुलस में पढ़ी थी, सेम टू सेम वही है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, आपके कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाते हैं। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई ब्रैकेट में y माइनस आई एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर सच दैट z डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल टू 0। हमको चेक करना है क्या ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये एफ डैश जेड का फॉर्मूला लिखाता हूं, क्या होता है, ठीक है। एफ डैश जेड नहीं बल्कि एफ डैश जेड जीरो लिखाता हूं मैं। वो इक्वल होता है किस चीज के लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो एंड इज डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो। ये रहता है आपका डेरिवेटिव निकालने का या डिफरेंशिएबल प्रूव करने का फार्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम एक काम करेंगे, हमें गिवन है एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज हमको जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो गिवन है, दैट इज जेड जीरो की वैल्यू क्या है, वो जीरो है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस फार्मूले को चेंज करके कि एफ जीरो इज इक्वल टू होगा किस चीज के लिमिट, ठीक है, जेड टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ जेड माइनस एफ जीरो, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, एफ जीरो की वैल्यू जीरो, बेशक बात को आ जानी है। एक बात तो लिख लीजिए, फार्मूले का रिवर्जन कर दिया मैंने, उसका दूसरा वर्जन लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं कि डेरिवेटिव एट ओरिजिन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, आपको दोनों फार्मूला याद रखने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि भाई डेरिवेटिव एट ओरिजिन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ये क्या है आपका
डेरिवेटिव एट ओरिजिन, ठीक है ना, एट ओरिजिन। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब मैं करता हूं क्या, एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालता हूं। कैसे कि एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो, जेड टेंस टू जीरो। एफ जेड क्या है, एफ जेड आपका है एक्स क्यूब बाय ब्रैकेट में वाई माइनस आई एक्स एंड इज डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। एंड माइनस जीरो लगाइए या मत लगाइए, होल डिवाइड कर दूं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन जेड माइनस जीरो या 1 अपॉन जेड, ठीक है। और जेड की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, याद रखना, एक्स प्लस आई वाई यही तो होती है ना। तो आप एक काम ही कर सकते हैं क्या कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो, अगर मैं ऊपर से आपका माइनस का आई कॉमन ले लेना चाहता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस का आई एक्स क्यूब बाई डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ बचा क्या मेरा, यहाँ बचेगा मेरा, जब मैं माइनस आई कॉमन ले लूंगा, एक्स प्लस आई वाई एंड इज डिवाइडेड बाय, क्या जेड की जगह मैं एक्स प्लस आई वाई नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस आई वाई होती है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो माइनस का आई एक्स क्यूब y is divided by x की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बात खत्म नहीं हुई है, कैसे समझाता हूं मैं आपको। अब इसके आगे क्या करना है, ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, मैं थोड़े से टर्म छोटे कर लेता हूं, उठा के शिफ्ट कर लूं जिससे कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। आई थिंक आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस जो डेरिवेटिव है इसकी डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे, सबसे पहले लिखूंगा मैं अलोंग रेडियस वेक्टर, ठीक है, अलोंग रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब एक चीज देखिए, अगर क्वेश्चन से मेरा y ही एलिमिनेट हो जाएगा तो मैं z टेंस टू जीरो ना लिख के x टेंस टू जीरो लिखूंगा, क्योंकि z टेंस टू जीरो लिखो या फिर आप ये लिखो कि x y टेंस टू जीरो, एक ही बात है, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, उसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म x y होता है। तो आप x y को जीरो लिखो या z को जीरो लिखो, एक ही बात है। अब मेरे क्वेश्चन से बाई ही चला गया, सिर्फ x रह जाएगा, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बाई को बाई एम एक्स, ठीक है। तो एम एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y को तो x रह जाएगा। तो मैं लिखूंगा फाइनली कि लिमिट, यहां से लिखूंगा क्या कि लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये हो गया माइनस आई तो मेरा चलता जाएगा, एक्स क्यूब सेम y की जगह एम एक्स एंड इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, x की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे कितना x कॉमन ले सकते हो, x की दो पावर आप कॉमन ले सकते हो, तो ले लीजिए। बचा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस का i, ये हो गया x की पावर 4 m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। इस पावर से दो से इसकी दो पावर कैंसिल आउट, फाइनली आपके पास बचता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस का i एक्स स्क्वायर m एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर। मैं तो कहूंगा कि भाई लिमिट अप्लाई कर दो अब, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा जीरो अपॉन एम स्क्वायर, या फिर मैं कहूं आपको मिलेगा जीरो।
तो अब मैं m की 1 2 3 4 6 10 20 50 100 कुछ वैल्यू रखूं तो क्या फंक्शन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? आंसर तो जीरो ही आएगा ना। ये मैं कह सकता हूं कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट ऑफ m है, m से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, m पर डिपेंड नहीं कर रहा, m पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो मतलब m की वैल्यूज मन चाहे जो रख लो, फाइनल आंसर तो जीरो आएगा। एक बात मेरी पूरी हो गई। तो लग रहा होगा देख के हाँ काफी हद तक मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अलोंग रेडियस वेक्टर फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप अलोंग अ कर्व फाइंड आउट करेंगे। कर्व क्या लेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कर्व है, y इक्वल टू mx बहुत इजी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा क्या, अब मैं बात करूंगा अलोंग द कर्व। कर्व क्या होगा वो सुनिए। एक्चुअली करना ये होता है, कर्व को चूज करने का एक स्पेशल तरीका है, हमने बीएससी में भर भर के उसका यूज किया था। स्पेशल तरीका ये है कि जो आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना, डिनोमिनेटर में आप बाई की ऐसी वैल्यू पुट करो कि भाई उसकी दोनों की जो दोनों पद हैं उन दोनों पदों की वैल्यू पावर्स बराबर हो जाए। मतलब बाई की एक ऐसी एक्स में वैल्यू पुट करो कि बाई स्क्वायर एक्स की पावर 6 के इक्वल हो जाए, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं बाई की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि एक्स की पावर 6 हो जाए बाई स्क्वायर, ठीक है। तो बाई स्क्वायर एक्स की पावर 6 के इक्वल होगा, दैट इज बाई क्या पुट करूंगा, बाई पुट करूंगा मैं एक्स क्यूब। ऑब्वियस सी बात है, तो लिखूंगा अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पुट करूंगा तो ये मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब y फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे तो y एलिमिनेट करने से मतलब है, क्योंकि दो दो लिमिट लेके मैं कहां चलता जाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू जीरो। तो मैं बाई देखो फिर से नहीं लिखूंगा, बाई मैं हटा रहा हूं, ठीक है। माइनस का आई एक्स क्यूब सेम, बाई की जगह एक्स क्यूब एंड इज डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 6, लिमिट तो रही यही, ये हो जाएगा आपका क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस का आई, और ये हो जाएगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर 6। इससे ये चला गया, फाइनल बचा मेरे पास माइनस का आई एंड डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आपके रेडियस वेक्टर के अलोंग तो वैल्यू सेम आ रही थी, m की वैल्यू चाहे जो भी ले लो आपका डेरिवेटिव सेम आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कर्व चेंज किया, ठीक है, जैसे ही मैंने कर्व चेंज किया वैल्यू डिफरेंट हो गई। कहने का मतलब मेरा जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है आपका, नॉट डेरिवेटिव, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि भाई ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यूज आपकी डिफरेंट है, ठीक है। अलोंग रेडियस वेक्टर, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। अलोंग रेडियस वेक्टर फाइंड आउट कीजिए एक बार अलोंग रेडियस वेक्टर आप फाइंड आउट करेंगे तो m की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लगा के चेक कर लो, क्या पता m इज इक्वल टू 2 पे कुछ और आए, m इज इक्वल टू 3 पे कुछ और आए, तो मुझे कर्व निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं से मिल गया कि दो अलग अलग पाथ के लिए दो अलग अलग वैल्यूज, बात खत्म हो गई, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तो m से इंडिपेंडेंट है, हर हाल में जीरो आ रही थी, इसलिए अलोंग द कर्व फाइंड आउट करना जरूरी था, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके m पर डिपेंड कर जाते हैं, फिर m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, तो मैं आगे सॉल्व ना करके वहीं से कह दूंगा कि भाई दो अलग अलग पाथ के लिए डेरिवेटिव की दो अलग अलग वैल्यूज है, तो मेरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।